हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाली हूँ उस टॉपिक का नाम है कि पहले कौन सी बुक पढ़ी जाए, रेफरेंस बुक या फिर एनसीईआरटी। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो कि यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके मन में ये डाउट रहता है कि भाई पहले कौन सी बुक जो है वो पढ़नी चाहिए, रेफरेंस बुक पढ़नी चाहिए या फिर एनसीईआरटी जो है वो पढ़नी चाहिए। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में जो है वो देने वाली हूँ। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले मैं पहले ही आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो भी मैं इस वीडियो में आपको सजेशन देने वाली हूँ वो मेरा पर्सनल सजेशन है। हो सकता है इसी टॉपिक को लेकर किसी और चैनल पर आपको कुछ और सजेस्ट जो है वो किया गया हो या कुछ और बातें जो है वो बताई गई हो, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि इस वीडियो को आपको फॉलो करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए, तो देखिए भाई, कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि भाई कौन सी बुक जो है वो पहले पढ़ें। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि सबसे पहले जो है वह आपको एनसीईआरटी से शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, तो देखिए भाई, सबसे पहली बात तो एनसीईआरटी आपका क्या करती है, बेसिक क्लियर करती है। ठीक है, आपको चीजें जो है वो समझ आती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 6th क्लास में आप थोड़ी थोड़ी चीजों को जो है वो समझना शुरू करते हैं, है ना। फिर 7th क्लास में लेवल और बढ़ता है, फिर 8th क्लास में, फिर 9th क्लास में, फिर 10th 11th 12th में, है ना। तो धीरे धीरे आप चीजों को जो है वो समझना शुरू करते हैं। और चूंकि ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बनी होती है एनसीईआरटी, तो जो है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से, कहने का अभिप्राय है आप जौन सी क्लास में होते हैं उस क्लास के आधार पर आपको चैप्टर्स के थ्रू चीजों को समझाया जाता है। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स या कहना चाहिए रेफरेंस बुक्स जो होती हैं, इसमें डायरेक्ट चीजों को जो है वो बताया जाता है, यानी कि सीरियल में एक साथ चीजों को जो है वो समझाया जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, तो यहाँ पर मेरे हाथ में स्पेक्ट्रम जो है वो दी गई है। तो स्पेक्ट्रम में देखिए, आप देखेंगे कि शुरुआत से चीजों को बताया गया है। पहले आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोत बताए गए हैं, है ना। जबकि हम स्रोत कहाँ पर पढ़ते हैं, हम स्रोत के बारे में जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 6th क्लास की फर्स्ट चैप्टर में, है ना। फिर हमें बताया गया है कि भाई भारतीय इतिहास के लेखन के प्रमुख उपागम क्या है, भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, ब्रिटिश विजय के भारत की स्थिति, विजय के समय भारत की स्थिति क्या थी। कहने का अभिप्राय मेरा बस इतना सा है कि चीजों को पॉइंट वाइज जो है वो समझाया जाता है, यानी कि एक सीरियल में जो है वो समझाया जाता है घटना के अनुसार। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा जो है वो नहीं होता। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, तो पहली बात तो ये वो आपका बेसिक क्लियर करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाती हूँ कि भाई देखिए, जैसे कि आप 8th क्लास की एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लीजिए। वहां पर जो सेकेंड चैप्टर है उसमें बताया गया है कि भाई कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो व्यापार करने भारत आई थी, लेकिन उसने अपना साम्राज्य जो है वो कैसे स्थापित कर लिया। लेकिन आप इस रेफरेंस बुक में देखिए, रेफरेंस बुक में ऐसा कहीं पर भी जो है वो नहीं दिया गया है कि भाई कंपनी जो है वह भारत में आई और क्या क्या स्थितियां उत्पन्न हुई और किस प्रकार से कंपनी ने अपना साम्राज्य जो है वो धीरे धीरे स्थापित कर दिया। रेफरेंस बुक में ये चीजें जो है वो नहीं समझाई गई हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि आप 8th क्लास की एनसीईआरटी में देखेंगे कि भाई नील विद्रोह के बारे में जो है वो बताया गया है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि भाई जो नील विद्रोह है, वहां पर उस विद्रोह को बताने से पहले ये बताया गया है सबसे पहले कि भाई भारतीय नील की डिमांड जो थी वह इतनी ज्यादा क्यों थी, ब्रिटिशर्स ने भारतीय नील में ही इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों ली और किसी नील में जो है वो क्यों नहीं ली। साथ ही साथ किस प्रकार से ये स्थिति उत्पन्न हुई कि भाई विद्रोह जो है वो हो गया। ये भी बताया गया है कि नील की खेती जो है वो कैसे की जाती है। लेकिन अगर आप वही रेफरेंस बुक खोल के देखेंगे तो रेफरेंस बुक में नील विद्रोह जो है वो बिल्कुल शॉर्ट में बताया गया है कि भाई नील विद्रोह कब हुआ था, तो 1859 से लेकर 60 के दशक में हुआ था। इसका कारण क्या था, इसका प्रभाव जो है वो क्या रहा, और वो भी आप देखेंगे इतने से पैराग्राफ में जो है वो समझाया हुआ है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि इसी प्रकार से एनसीईआरटी में क्या होता है, विभिन्न चीजों को जो है वो समझाया जाता है डिटेल में। परंतु रेफरेंस बुक की अगर हम बात करें तो रेफरेंस बुक में जो है वह चीजों को टॉपिक के अकॉर्डिंगली जो है वह समझाया तो जाता है, परंतु उसका जो मेन आधार होता है कि भाई स्थिति जो है वो क्यों उत्पन्न हुई, अगर ये विद्रोह हुआ तो इसके पहले क्या स्थिति थी और स्थिति इतनी ज्यादा बदतर क्यों हो गई कि भाई ये विद्रोह जो है वो हो गया, है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको नील का एग्जांपल दिया, ठीक उसी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने आई थी और अपना साम्राज्य स्थापित करने लगी, अपना इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया,
तो इस प्रकार से स्थिति आखिर उत्पन्न क्यों होगी? तो ये सब चीजें हमें कहां से पता चलती हैं डिटेल में? तो वह पता चलती हैं एनसीईआरटी से। इसलिए जो सवाल है कि पहले कौन सी बुक पढ़ी जाए, एनसीईआरटी पढ़ी जाए या फिर रेफरेंस बुक पढ़ी जाए, तो मेरा सजेशन आपको यही है कि भाई आपको जो है वो एनसीईआरटी से शुरुआत करनी चाहिए अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो। साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी भी चाहिए, इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि बेसिक आपका क्लियर करती है। दूसरा ये, इनसे डायरेक्ट सवाल जो है वो पूछा जाता है, आप प्रीलिम्स में भी देख लीजिए और मेंस में भी जो है वो पीवाईक्यूज उठाकर देख सकते हैं। तो डायरेक्ट सवाल जिन बुक से आता है वह बुक्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये आप खुद भी जो है वो सोच सकते हैं। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि सबसे पहले जो है वो आप एनसीईआरटी पढ़िए, अपना बेसिक क्लियर कीजिए और फिर जो है वो आप रेफरेंस बुक को जो है वो पढ़ना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आप बेसिक क्लियर करने के बाद रेफरेंस बुक पर आएंगे तो आपको चीजें जो है वो काफी अच्छे से समझ आने वाली है। क्योंकि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये पता होगा कि भाई अगर हम ये स्थिति पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार से स्थिति जो है वो उत्पन्न ही क्यों हुई, है ना। तो यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि भाई कौन सी बुक जो है वो पहले पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी या रेफरेंस बुक, और क्यों जो है वो पढ़नी चाहिए।